Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to National Chemistry Talent Contest. Uh, we are going to discuss a new topic in the organic chemistry, which is the chemistry of benzene. And remember, prior to this, we have discussed the chemistry of alkanes, alkenes, alkynes. जो शुरू के 3 बेसिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और उससे भी पहले हमने जो बहुत ही बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन लेवल, टाइप्स ऑफ कार्बन और बहुत सारी चीज़ें और भी थी इसके अलावा, वो हमने सारी डिस्कस की थी। जो किसी क्वेश्चन का इंडिविजुअल सब पार्ट तो नहीं बनती है, बहरहाल मतलब आपसे कोई आइको के लेवल पे ये तो नहीं पूछेगा मॉलिक्यूल दिखाकर कि इसमें बताइए कितने 4 डिग्री कार्बन हैं या कितने प्राइमरी कार्बन हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम ये छोटी सी जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लू दे सकता है आपको सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि वो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि भाई बताएं कौन सी अल्कोहल जो है इसमें ज़्यादा रिएक्टिव होगी किसी भी मॉलिक्यूल में, तो आपको टाइप पता होनी चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल होती क्या है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शियरी। तो बहरहाल वो जो छोटी छोटी सी बातें हमने की थी उस वक्त वो भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद नॉमेनक्लेचर भी हमने किया था। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक हम कर चुके हैं वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आगे बढ़ रहे तो पिछली चीज़ें आप भूल जाएं और नए एग्जाम में पुरानी चीज़ें इन्वॉल्व ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऑब्वियसली वो ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो आज हम बेंजीन पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। हम बात कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कंटेनिंग ओनली एक्सक्लूसिवली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। सिर्फ सी एच कंटेनिंग कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इसमें पहला नाम एल्केन का ही आता है जो हम कर चुके हैं बात, एल्कीन, एल्काइन। अब ये एरीन कहलाता है, ARENE, एरीन। एरीन जनरल टर्म है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, लेकिन हर किस्म का एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, जो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसको एरीन कहते हैं। यानी ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सी और एच हो, हेटेरोएटम मौजूद ना हो। तो एरीन के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन आपका बेंजीन है, और इतना कॉमन है कि ये अकेले ही सबसे ज्यादा डिस्कस होता है। उसके अलावा फिर थोड़ा सा जो फ्रेगमेंट बच जाएगा एरीन का, उसमें फिर नेफ्थेलीन, एंथ्रासीन, फ्रेंथ्रीन वगैरह आ जाएंगे। और फिर और भी कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन, वो भी एरोमेटिक होता है लेकिन 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग है। और फिर प्रोपीन कैटाइन होता है, और साइक्लोब्यूटीन डाइकैटाइन, और होते हैं वो कुछ स्पेशल केसेस हैं। फिलहाल हम उनको नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ बेंजीन पढ़ेंगे। और अगर आपको बेंजीन अच्छा समझ में आ गया तो आपको काफ़ी हद तक नेफ्थलीन, एंथ्रासीन की जो रिएक्टिविटी है, जो उनकी जो रिएक्शंस की साइट्स हैं वो भी समझ में आ जाएंगी। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब बेंजीन हम पढ़ लेंगे तो जब बेंजीन के ऊपर हम ग्रुप्स लगाएंगे, अब वो ग्रुप्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। मैं बताऊंगा जब वो आएगा स्लाइड में कि उनमें फ़र्क क्या होता है। तो बहरहाल उनकी रिएक्टिविटी भी हम डिस्कस करेंगे और बेंजीन से कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। ये टॉपिक्स हैं आज के जो हम कवर करेंगे। So without wasting time, let's start. First of all, we are going to discuss the nomenclature of benzene derivatives. Nomenclature आपको पता है, यानी कि नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अक्सर केसेस में बेंजीन ही पेरेंट नेम होता है और उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है हम उसको प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। फ्लोरोबेंजीन, अगर फ्लोरीन लगा है बेंजीन पे तो, इसी तरह क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और भी लगा सकते हैं आप, CH3 लगा दे तो मिथाइल बेंजीन हो जाएगा, और अगर आपने आई कैपिटल आई यानी आयोडीन लगा दिया तो आयोडो बेंजीन, और एक से ज्यादा लगा दिए तो फिर आपको पोजीशन ही बताना पड़ेगी। ये सारी चीजें भी आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब कुछ नेम जो है ना वो फिक्स्ड है। जैसे मैंने अभी कहा था CH3 लगा दे तो मिथाइल बेंजीन कहलाता है, वो ये रहा स्क्रीन पे।
लेकिन इसको टॉलिन नेम से जाना जाता है। अच्छा, टॉलिन नेम कॉमन नेम है, लेकिन टॉलिन आईयूपीएसी नेम भी है। यूं कह लीजिए कि ये एक्सेप्टेड आईयूपीएसी नेम है। और अगर मैं इसको साइंटिफिकली कहूं तो हम इसको पिन कहते हैं, कैपिटल PIN। पिन का मतलब होता है प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम। जब एक से ज्यादा आईयूपीएसी नेम होते हैं ना किसी मॉलिक्यूल के, तो फिर उसमें जो प्रीफर्ड होता है उसको पिन कहा जाता है, प्रीफर्ड आईयूपीएसी नेम। तो टॉलिन इज पिन। तो टॉलिन को भी आईयूपीएसी नेम के तौर पे लिया जा सकता है, बल्कि लिया जाता है। OH लगता है बेंजीन पे तो फिनोल कहलाता है। NH2 लगता है यानी अमीनो बेंजीन जिसे कहते हैं, वो एनिलीन कहलाएगा। और अगर SO3H लगता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, क्योंकि SO3H एक एसिड होता है। अगर मिथऑक्सी लगता है यानी मिथऑक्सी बेंजीन है तो इसको एनिसोल कहते हैं, सॉरी। और अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगता है, C डबल बॉन्ड O और OH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन के ऊपर, तो इसको बेंजोइक एसिड कहेंगे। और अगर एसिटाइल ग्रुप लगता है, एसिटाइल का मतलब होता है कार्बोनाइल और CH3, इसको एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, तो फिर आप इसको एसिटोफिनोन कहेंगे। इसमें एक और भी है जो मिस हो गया। अगर C डबल बॉन्ड OH हो, जिसको फॉर्माइल कहते हैं यानी एल्डिहाइड ग्रुप, तो इस केस में हम इसको बेंजल्डिहाइड कहेंगे। अच्छा, हम ये जी मोहम्मद उस्मान प्लीज। सर अगर दो पेरेंट नेम साथ हो, मतलब दो ग्रुप साथ हो, तो बिल्कुल, प्रेफरेंस किसको देंगे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे केस में जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं ना, तो एक को पेरेंट और दूसरे को डॉटर अज्यूम किया जाता है। ठीक है, जैसे ये NH2 ग्रुप यहां लगाओ SO3H के साथ, या वाइस वर्सा कह लें, SO3H लगाओ NH2 के साथ, तो फिर SO3H वाले ग्रुप को हम पेरेंट मानेंगे। तो फिर हम इसको पढ़ेंगे, अगर यहाँ लगाए 4 पोजीशन पे, तो हम अमीनो अगर लगाए तो हम कहेंगे 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी अमीनो ग्रुप फिर एज अ डॉटर इस्तेमाल होगा। जी आयमा नदीम। सर आप वो ज़रा काइंडली रिपीट कर देंगे जो आपने कहा था, अगर कार्बोनाइल के साथ मिथाइल ग्रुप लगाओ। कार्बोनाइल के साथ अगर मिथाइल लगा हो तो हम इसको एसिटाइल कहते हैं, ACETYL, एसिटाइल ग्रुप। तो ये एसिटोफिनोन हो गया एज अ होल, अगर बेंजीन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगाए। अगर कार्बोनाइल के साथ H लगा होता है यानी CHO ग्रुप जिसे कहते हैं, CHO, उसको फॉर्माइल कहते हैं। और फॉर्माइल अगर बेंजीन के साथ लगा हो तो हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। तो अब देखिए, एक से अगर ज्यादा ग्रुप्स लगे हों तो हम उनकी पोजीशन को हमें लोकेट करना पड़ेगा। हमारे पास 3 नॉमेनक्लेचर है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, अगर दो ग्रुप्स, सिमिलर ग्रुप्स अगर एडजेसेंट हो बेंजीन रिंग पे, तो उनमें ऑर्थो लिंकेज होता है, ये लिखा हुआ नीचे ऑर्थो। अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो, एक कार्बन छोड़कर दो सिमिलर ग्रुप अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पर हो, तो हम इसको मेटा कहते हैं। और अगर 2 कार्बन की स्पेसिंग पर हो तो हम इसको पैरा कहते हैं, यानी पैरा इनका लिंकेज है आपस में। और एक चौथी पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं कि इस ग्रुप को यहां कर देते हैं तो दोबारा मेटा हो जाएगा, तो 3 ही लिंकेज पॉसिबल है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। लेकिन ये ऑर्थो, मेटा, पैरा आईयूपीएसी रिकमेंडेड नेम नहीं है, ये तो कॉमन नेम है। एक्चुअल नेम तो इनका जो आईयूपीएसी नेम है वो तो यही होगा, 1,2 डायब्रोमो बेंजीन, 1,3 और 1,4 डायब्रोमो बेंजीन। तो 1,2 डायब्रोमो बेंजीन को हम ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन भी कह सकते हैं। जब ऑर्थो कह रहे हैं तो इसका मतलब है 2 ग्रुप्स हैं और दोनों 1,2 पोजीशन पर है। और मेटा कहते हैं तो 2 ग्रुप्स हैं और 1,3 पोजीशन पर है। और पैरा कहते हैं तो 2 ग्रुप्स हैं 1,4 पोजीशंस पर। ठीक है, तो ऑर्थो कहने के लिए अंडरस्टूड है कि आपके पास 2 ग्रुप्स हैं और दोनों सेम ग्रुप्स हैं, 2 सिमिलर ग्रुप्स हैं। या यूं कह लें, अगर आपको मेरी बात मैं आपको और एक्सप्लेन करूं, तो अगर मैं सीधा सीधा एक बेंजीन का मॉलिक्यूल बनाऊं और उस पे एक, जैसे यहां ब्रोमीन लगा दूं, फर्ज करें ये ब्रोमीन नहीं है, तो बताएं वो ये ऑर्थो पोजीशन पे होगा ब्रोमीन, या मेटा पे होगा, या पैरा पे?
अगर ये ब्रोमीन ना हो और सिर्फ एक ब्रोमीन यहाँ लगाओ। सर ये इप्सो पोजीशन है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखिए ऑर्थो, मेटा, पैरा और इप्सो, इप्सो अलग है, अभी इप्सो छोड़ दें। ऑर्थो, मेटा, पैरा में पहले मुझे जवाब दीजिए क्या होगा अगर एक ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, वेरी गुड। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि वो ये समझते हैं सर ये वाली पोजीशन तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ ब्रोमीन लगा देंगे तो वो ऑर्थो हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे तो मेटा, यहाँ लगा देंगे तो पैरा। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ऑर्थो, मेटा, पैरा के लिए आपके पास कम से कम 2 सिमिलर ग्रुप्स होना जरूरी है, शर्त है। अच्छा, अभी और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये वो जो कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो तो क्या होगा, तो फिर हम जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी हम उसको पेरेंट अज्यूम करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये पेरेंट है, इसलिए ये बेंजोइक एसिड है जिस पर नाइट्रो लगा हुआ है, और नाइट्रो 2 पोजीशन पर लगा है क्योंकि हम 1 इसको कहेंगे, तो 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्थो नाइट्रो इसको इसलिए कहा कि नाइट्रो इस कार्बोक्सिलिक की रिस्पेक्ट से ऑर्थो पर है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि 2 सिमिलर ग्रुप्स भी होते हैं, तो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिमिलर होंगे तो फिर आपको जाहिर सी बात है फिर डाई की टर्म भी यूज करना पड़ती, जैसे ऑर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन होता या इस तरह से होता कुछ, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे पेरेंट फिनोल हो जाएगा, OH बेंजीन यानी हाइड्रोक्सी बेंजीन जो है फिनोल, और फिर 3 पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल फिनोल या मेटा मिथाइल फिनोल। इसी तरह यहाँ पे CH3 जो यहाँ पे डॉटर था यानी थी डॉटर, क्योंकि ये फिनोल पेरेंट था, अब यहाँ पे यही CH3 बेंजीन जो है ये पेरेंट के तौर पे काम करेगा, इसको टॉलिन कहेंगे, और 4 पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 4 क्लोरो टॉलिन या पैरा क्लोरो टॉलिन। सॉरी सर अगर 3 हो तो? 3 हो तो कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे भी एक और क्लोरीन लगा दें आप तो फिर कहलाएगा 3,4 डाइक्लोरोटोलिन, और अगर क्लोरीन नहीं पसंद आप नाइट्रो लगा दें चले तो फिर आप कहेंगे 4 क्लोरो 3 नाइट्रोटोलिन। बिल्कुल वैसे ही नॉमेनक्लेचर है जैसे कार्बन चेन का होता है जी। ऑर्थो मेटा पैरा में नहीं होगा वो। अगर आप, अच्छा मैं समझ गया आपकी बात, तो फिर आप इसको इस तरह कहेंगे जैसे यहाँ नाइट्रो लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप कहेंगे पैरा क्लोरो मेटा नाइट्रोटोलिन। जैसे अगर मैं यहाँ पे NO2 लगा दूं मेटा पे नाइट्रो तो पैरा क्लोरो मेटा नाइट्रोटोलिन। क्योंकि अब आप सोच रहे हो सर ये तो 3 हो गए, 3 तो हुए, लेकिन ये जो टोलिन है ना जो पेरेंट है इसकी रिस्पेक्ट से पैरा पे क्लोरो है और इसी की रिस्पेक्ट से मेटा पे नाइट्रो है, तो जो पेरेंट है इसकी रिस्पेक्ट से ये मेटा और पैरा चलेगा या ऑर्थो चलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन बहरहाल बढ़ सकता है, इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए तो ये IUPAC नेम आए, आप नंबर से रेफर करें ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये अलग से बात बताइए कि जो 2 मिथाइल वाला बेंजीन होता है जिसको डाइमिथाइल बेंजीन कहते हैं वो ज़ाइलीन कहलाता है इन जनरल, ज़ाइलीन। तो अब ज़ाइलीन के 3 रिजियो आइसोमर्स हो गए यानी पोजिशनल आइसोमर्स, एक 1,2 लिंकेज का हो गया, एक 1,3 लिंकेज हो गई और एक 1,4 लिंकेज हो गई है। तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन को ऑर्थोज़ाइलीन कहते हैं, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन को मेटाज़ाइलीन और 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन को पैराज़ाइलीन कहते हैं। ये तो खैर एक अलग से आपको इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। सर हम उसको 2 मिथाइल टॉलिन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, 2 मिथाइल टॉलिन भी कह सकते हैं, और बल्कि इसका जो IUPAC नेम है वो 2 मिथाइल टॉलिन ही होगा। अगर हम टॉलिन को पिन मानते हैं प्रिफर्ड IUPAC नेम तो 2 मिथाइल टॉलिन ही होगा, ठीक है। लेकिन असल में ये कुछ वर्ड इतने कॉमन है कि आप इनको ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे थे, जैसे ज़ाइलीन बोल रहे होते हैं तो वो भी चलता है। नेमिंग बेंजीन रिंग विद मोर देन 2 ग्रुप्स, अब देखें यही जो आप बात कह रही थी तो यहाँ पे भी नंबर्स की बात शुरू हो जाएगी, और वही रूल्स है कि जहां से काउंटिंग नंबर जब आप काउंटिंग कर रहे होंगे तो पहले आए ग्रुप, जैसे कि ये है। अब इसको आप सीधा सीधा कहेंगे 1, 2, 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन इस पहले मॉलिक्यूल को, और इसको आप कहेंगे 1, 2, 4 ट्राइब्रोमो, क्योंकि देखिए 1, 2 और 4 लोएस्ट सम रूट। अगर आप यहां से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 यानी 1, 3, 4 ट्राइब्रोमो बेंजीन तो वो कंसिडर्ड नहीं होगा, ठीक
ठीक है ना। ये तो वही रूल्स है ना जो हमने एल्केन केमिस्ट्री में पढ़े थे कि अगर फर्ज करें 8 कार्बन की चेन हो और दोनों तरफ हेलोजेंस लगे हुए हो तो जहां से करीब में काउंटिंग आ रही होती है वहां से स्टार्ट करते हैं, और अगर दोनों एंड से काउंटिंग सेम आ रही है पहले मेंबर की अटैच ग्रुप की, तो फिर अगला अटैच ग्रुप देखते हैं वो कहां से करीब आ रहा था, ठीक है, ताकि हमें ओवरऑल लोवेस्ट जो है ये नंबर मिले जो सब्स्टिट्यूएंट्स के हैं। वही रूल थे जो एल्केन के होते थे। और अगर एक से डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स है तो नंबरिंग करने के बाद जब आप नेम लिखेंगे उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। जैसे मैंने 1 2 4 तो कह दिया क्योंकि मेरे पास इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं था कहने के लिए, नंबर देने के लिए, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो आपको पता है ये क्लोरो है, ये फ्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, एफ और बाद में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो बेंजीन। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है स्टूडेंट आपको? ये मैं इसलिए इतना तवज्जो नहीं दे रहा कि हम पढ़ चुके हैं इसको एल्केन केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को, उस जैसा ही है। एनी क्यूरी? जी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? नो सर। अच्छा, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। अब वही बात, अगर किसी एक कंपोनेंट को हम पेरिड मानते हैं तो बाकी ग्रुप्स को हमें नंबर देना होगा और जहां से करीब हो। जैसे ये पहला मॉलिक्यूल है, इसमें OH ये पेरेंट है बेंजीन के साथ, जिसको फिनोल पढ़ते हैं, ब्लू में लिखा है। अब 1 2 3 और 5 पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 3,5 डैश डाइक्लोरोफिनोल, ठीक है। और यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक पेरेंट है, यानी बेंजोइक एसिड जिसे पढ़ेंगे जब ये बेंजीन के साथ अटैच होगा। अब देखिए यहाँ से अगर मैं राइट से काउंट करूं तो मुझे 3 पे ब्रोमो मिलेगा और 6 पे ये मिथाइल मिलेगा, तो 3 6 का लिंक आएगा। जबकि अगर मैं लेफ्ट से करता हूं तो मुझे 2 पे ही मिथाइल मिल जाएगा, यानी पहला सब्स्टिट्यूएंट। तो ये 2 5 का जो लिंक है वो बेहतर है 3 6 के लिंक के मुकाबले में, तो इसलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग की है। ये भी मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर रिंग में, बेंजीन रिंग में काउंटिंग कहाँ से करनी चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है, सिचुएशन क्या है, ग्रुप्स कहाँ पे लगे हुए हैं। जहां से ग्रुप्स करीब है वहां से काउंट करते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त एंटी क्लॉक हो रही है, लेकिन यही मिथाइल में मिटा के यहाँ लगा दूंगा तो फिर क्लॉकवाइज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको दोबारा देखें पहला मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने काउंटिंग जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की है। क्या हम काउंटिंग क्लॉकवाइज कर सकते थे पहले मॉलिक्यूल में, यानी 1 ये फिर यस सर। कर सकते थे? यस और नो? कर सकते थे। कर सकते थे, वेरी गुड, क्योंकि एक ही बात होती। हाँ तो बस ये ध्यान में रखिएगा कि कोई रूल नहीं है कि काउंटिंग क्लॉक होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये तो डिपेंड करता है ग्रुप्स क्या है। बहरहाल 5 ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है और M बाद में आता है, तो 5 ब्रोमो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का, ठीक है। ये तो हमने कुछ नॉमेनक्लेचर्स देख लिए, डिस्कस कर लिए। हम एल्केन का कर चुके हैं, एल्कीन का भी कर चुके हैं, एल्काइन का भी कर चुके हैं, और बल्कि इसके साथ हेलो एल्केन्स को भी हम डील कर चुके हैं। तो इसलिए मैंने इसको भी इतना एम्फेसाइज नहीं किया, क्योंकि ये उसी कनेक्शन में है। आई बिलीव कि आपको ये जो सादा सा नॉमेनक्लेचर है समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, व्हिच इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉक। ये कहता है कि अगर साइक्लोहेक्सीन होता, यानी ये पहला मॉलिक्यूल, और आप इसको Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड से ट्रीट करते तो ये डायब्रोमिनेशन होती। ये बिल्कुल नोन रिएक्शन है, अभी पढ़ा था 1-2 लेक्चर पहले बेंजीन के एल्कीन के रिएक्शन में, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो बड़ा डिटेल में पढ़ा है। और ये भी पढ़ा था कि ब्रोमोनियम आयन बनता है, फिर बैक साइड से ब्रोमाइड अटैक करता है, इसीलिए एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है, ठीक है। यही काम, यानी यही रिएजेंट ब्रोमीन और CCl4 अगर हमने बेंजीन के साथ रख के ट्रीट कराए तो रिएक्शन नहीं होगा। क्या क्लू मिल रहा है आपको इस बात से? सर वो डबल बॉन्ड जो होते हैं बेंजीन में सर डीलोकलाइज्ड होते हैं, बन रहे होते हैं, साथ साथ टूट भी रहे होते हैं। उससे क्या होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? बेंजीन स्टेबल है। स्टेबल है, बेंजीन की एक नहीं होते।
स्टेबल तो है। क्या ये बेहतर नहीं है आप ये बोलते हैं सर बेंजीन इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, रिएक्टिव नहीं है, जी सर। ठीक है ना? इट इज बेटर टू से अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियोफिलिसिटी को या इन जनरल रिएक्टिविटी को कह लें, तो एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, एल्कीन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन बेंजीन, क्योंकि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है वो आपका लोकलाइज्ड है, ठहरा हुआ है, जो जहां है वहीं है, जबकि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड्स हैं वो डी लोकलाइज्ड है। तो इसीलिए एल्कीन एडिशन रिएक्शन आराम से कर लेता है, बेंजीन नहीं कर पाता एडिशन रिएक्शन, और एडिशन तो दूर की बात सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर पाएगा अगर ये कंडीशन हो। हाँ, अगर आप थोड़ा सा उसको मोल्ड करें, जो कि हम अगली स्लाइड में दिखाएंगे। बहरहाल अभी और एल्कीन के रिएक्शन देख लें। अच्छा है, आपके एल्कीन के रिएक्शन भी रिकॉल हो जाएंगे। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड सोडियम बाइसल्फाइड यानी डायोल फॉर्मेशन, जेमिनल विसिनल डायोल फॉर्मेशन हो जाएगी एल्कीन में, लेकिन यही काम बेंजीन में नहीं होगा। वही रीजन वही है कि डबल बॉन्ड इतना रिएक्टिव नहीं है क्योंकि डी लोकलाइज्ड है। याद है कि हम हाइड्रेशन रिएक्शन भी करते थे एल्कीन का, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। यहाँ पे फिर हो जाएगा साइक्लो एल्कीन में, लेकिन बेंजीन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, हर एक का एक ही जवाब है। अलबत्ता जब आप हाइड्रोजनेशन करते थे एल्कीन की, तो एल्कीन से एल्कीन यानी कि साइक्लो एल्कीन, तो साइक्लो एल्कीन बन जाएगा। ये काम अगर आप बेंजीन में करें तो हो सकता है, लेकिन बशर्ते के टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत हाई करना पड़े। 1 एटमॉस्फेयर आपको पता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप इस कंडीशन को बहुत सीवियर कर दें टेम्परेचर और प्रेशर की, तो ये मुमकिन है कि आपका बेंजीन सेचुरेट हो जाए। लेकिन वही बात, ये कोई इतना अच्छा रिएक्शन नहीं है, या यूँ कहने को इसकी कोई खास ऐसी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत एग्रेसिव रिएक्शन है, बहुत हार्श कंडीशन में जाके होगा। ठीक है। अच्छा, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेता है, एडिशन नहीं करता। अभी किया है एडिशन, हालांकि इसने ये देखें ये एडिशन है, लेकिन बहुत ही हार्श कंडीशन में जाके किया। तो हम यूजुअली कहते हैं कि बेंजीन नहीं करता है। और सब्स्टिट्यूशन भी ऐसा नहीं है कि बस बेंजीन के साथ कुछ भी चीज आप लगा दे और वो कर ले। आपको कोई कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा बेंजीन के साथ, जो रिएजेंट यूज कर रहे हैं उन दोनों के साथ आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, तब पे जाके सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। मतलब क्या, ऊपर वाली तस्वीर साइक्लोहेक्सीन की है, ब्रोमीन से ट्रीट किया, डायब्रोमिनेशन हो गई, जो हम कई दफा बात कर चुके हैं। अगर वही ब्रोमीन मॉलिक्यूल यानी AbR2 के साथ आपने FeBr3 यानी फेरिक ब्रोमाइड, ठीक है ना, आयरन 3 ब्रोमाइड या फेरिक ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट आपने, यानी पाउडर होता ही है, कैटालिटिक अमाउंट में आपने ये यूज किया, बट कैटालिटिक अमाउंट में नहीं करते, खैर ये पूरा इक्विवेलेंट यूज करना पड़ता है। तो एज अ कैटलिस्ट आपने इसको यूज किया, तो एक हाइड्रोजन बेंजीन का ब्रोमीन से रिप्लेस हो जाएगा। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या मसला है, क्यों नहीं करता बेंजीन, क्या नुकसान है? सर वो रिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल सही, रिंग से मतलब है, हाँ, उसकी जो एरोमेटिसिटी है वो खराब हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसका, यानी सॉरी 3 बॉन्ड्स पाई बॉन्ड सिस्टम यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड सैचुरेट कर जाएगा। तो इसलिए बेंजीन एडिशन रिएक्शन प्रीफर नहीं करता, लेकिन सब्स्टिट्यूशन कर देता है। फिर वही बात, लुईस एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका मैकेनिज्म में रोल समझ में आएगा कि इसने किया क्या है FeBr3। कोई और ऑल्टरनेट है आपके जहन में FeBr3 के बदले? AlCl3। वेरी गुड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, वेरी गुड। एक और बता सकते हैं, तीसरा? FeCl3। हाँ, FeCl3 भी है, लेकिन जाहिर सी बात है वो FeBr3 जैसा ही है। मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप एक ही फैमिली के छोटा भाई बड़ा भाई बताते रहे, फैमिली चेंज करके बताएं। वो भी कॉमन है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है। मैं बता दूं, जी स्टूडेंट आप बता रहे हैं, मैं बताऊं? Fe आयरन डस्ट,
वो भी यूज होता है, ठीक है। आयरन, ये मुझे किसी ने चैट बॉक्स में लिख के दिया है, मुझे मैं देख लेता हूँ। और वो लिखा भी उन्होंने प्राइवेट में, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं है जो कह रहे हैं। बहरहाल, तो 3 मैंने आपको बता दिए, FeBr3, AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड या आयरन ब्रोमाइड, या सीधा सीधा आयरन का आयरन डस्ट, ठीक है ना, Fe डस्ट आयरन। 3 हो गए, एक और भी होता है लेकिन आपने तीसरा चूंकि मुझे नहीं बताया इसलिए मैं आपको अब चौथा नहीं बताऊंगा, ठीक है, कभी आएगा तो बताऊंगा बाद में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ओवरऑल रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन का। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, H रिप्लेस कर गया इलेक्ट्रोफाइल से, यानी सब्स्टिट्यूशन हो गई है। और चूंकि ये एरोमेटिक है होता है बेंजीन, तो इसको हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये एरोमेटिक है, सीधी सी बात है। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता तो हम न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते, और होता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन उसके लिए कोई और खास कंडीशन होती है जो हमारा इस वक्त का पार्ट नहीं है लेक्चर का। तो इसको हम कहते हैं EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में ना, एब्रिविएटेड फॉर्म। और वो इसको NAS कहते हैं, NAS, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब कहना है चाह रहा हूं कि बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 किस्म की होती हैं, EAS, NAS। हम पढ़ रहे हैं EAS। मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बेंजीन ने इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया क्योंकि बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक होता है, आपको पता है। जिस तरह एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होता है कि बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड्स एंड द पाई इलेक्ट्रॉन्स, वही रीजन यहाँ पे भी वैलिड है। लेकिन फर्क है, एल्कीन बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत न्यूक्लियोफिलिक होता है, बेंजीन बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक होता है। लेकिन बहरहाल होता है, अभी मैं आगे बताऊंगा कि कम होता है तो फिर रिएक्शन करेगा कैसे, लेकिन वो हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है, कोई भी, तीनों एक ही हैं, आइडेंटिकल है। आपने न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाया इस पाई बॉन्ड ने, यानी पाई बॉन्ड का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन पे 1 पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल पे, और ये जो C है इसने E के साथ बॉन्ड कर लिया, CE बॉन्ड बन गया। E ऐसी कोई जनरल इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये यहां से जब पाई बॉन्ड टूटा तो इधर E कनेक्ट हो गया तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब E में यहां बॉन्ड कर देता नीचे और प्लस चार्ज ऊपर लिया था। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, हाथ के हाथ हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी चार्ज आप दिखाएं किसी मॉलिक्यूल पे, यानी जब कोई कैटाइन बनता है या एनाइन बने, तो हमेशा उस चार्ज को ना सर्किल में करके दिखाया करें। ये प्लस को भी गोल दायरे में दिखाएं और माइनस को भी, अगर माइनस होता है तो, बजाय इसके कैसे छोड़ दें। हालांकि वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं इसको रेकमेंड करूंगा कि आप प्लस सर्किल बनाएं किसी वजह से, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज बनी है यानी साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटाइन जिसे कहते हैं, ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होना चाहिए, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आसान लफ्जों में और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम 6 पढ़ रहे हैं बेंजीन के। तो ये तो 6 नहीं रहा, ये तो 4 हो गए, तो एरोमेटिक नहीं रहा, खत्म बात। अब एरोमेटिक तो नहीं रहा, वो तो अलग बहस है। ये रेजोनेंस हो सकती है ना, यानी ये पाई बॉन्ड अगर यहां मूव कर जाए एडजेसेंट कार्बन पे, तो ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये जो प्लस चार्ज है ये खत्म हो जाएगा। देखें, खत्म हो गया। लेकिन इन डूइंग सो एक नया प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा इस जगह पे, ये रहा। यानी ये कहां डेवलप हुआ, ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे हुआ है, एक कार्बन छोड़कर दूसरी कार्बन पे हुआ है। और अगर आपकी ये रेजोनेटिंग फॉर्म समझ में आ गई है, दूसरी वाली, देख रहे हैं, ये एरो भी चेंज हो गया। ये रिएक्शन एरो है, इरिवर्सिबल जिसे दिखाते हैं, और ये आपका डबल साइडेड एरो है जिसको रेजोनेटिंग एरो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ये यहां मूव करके यहां नया पाई बॉन्ड बना ले, तो ये प्लस चार्ज सैचुरेट हो जाएगा, यानी सेटिस्फाई हो जाएगा वैलेंसी से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। लेकिन यहाँ एज अ रिजल्ट यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो 3 कैटाइंस बने हैं, यानी साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कैटाइंस, ये 3 बेसिकली रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट हैं इस वक्त दिखने में। लेकिन होगा क्या, स्टेप 2। जी पूछिए।
Vanilla cadets to have that. And I am here for you guys. Excuse me. Always, if I know I couldn't help you. अच्छा, ये 3 हमारे साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटाइन्स बन गए। इसके बाद सेकंड स्टेप है क्या, जब कार्बोकैटाइन बना है तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल जिस स्पीशीज से जुड़ा हुआ था, किसी से जुड़ा होगा लाजिम बात है, उस स्पीशी ने एडजेसेंट प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया कार्बोकैटाइन सेंटर से जो एडजेसेंट है। इन डूइंग सो हमारे पास नया पाई बॉन्ड यहां जनरेट हो गया और जिसकी वजह से एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो गई, बहाल हो गई। ठीक है ना, जैसे पहले टेम्परेरी लॉस्ट हुई थी वो वापस आ गई और ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन भी हो गई इलेक्ट्रोफाइल की बेंजीन पे। ठीक है, अब ये जो स्टेप 1 था, यहां लफ्ज लिखा था स्लो। ठीक है, उसको मैंने जानबूझ के नहीं बताया था। स्लो का मतलब है कि ये स्टेप जो है ना बहुत ही एनर्जेटिक है, यानी एक स्टेबल स्पीशी से आप एक अनस्टेबल स्पीशी बना रहे हैं, तो ये इसके लिए एक पेनफुल अमल है, पेनफुल स्टेप है इस बेंजीन के लिए। तो ये बहुत ही पेनफुली ये स्टेप अकर होगा और चूंकि स्लो है तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यानी जब इसकी आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो ये वाला स्टेप जो है रेट को डिक्टेट करेगा। जिस वक्त 2 स्पीशीज इन्वॉल्व हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स में, जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकती है, एक आपका बेंजीन और एक आपका ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हो गया बायोमोलिकुलर रिएक्शन, यानी इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है। बहरहाल जब ये एक दफा कैटाइन वापस एरोमेटाइज हो रहा है तो ये बहुत फास्टली होगा, इसलिए अब यहाँ लफ्ज फास्ट लिखा है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को क्यूरी है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे सामने चैट बॉक्स खुला हुआ है। ठीक है, मोहम्मद उस्मान राइट लिखना पड़ेगा अब आपको, अनफॉर्चुनेटली मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को, आप ही लोगों की वजह से। ठीक है, अच्छा, ये जो साइक्लोहेक्साडाइनाइल कैटाइन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसलिए एसिडिक है कि ये एच अगर निकल जाए तो प्रोडक्ट जो है यानी जिसका कॉन्जुगेट बेस होगी, क्योंकि एसिड में से जब एच निकालते हैं तो वो जो बची हुई चीज होती है उसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक है ये स्पीशी। और ये मोहम्मद उस्मान नहीं, कोई और स्टूडेंट है, ये आयशा जुनैद, ये पूछती हैं सर व्हाई ए नॉट अटैक एट कार्बोकैटाइन। हाँ देखें, ये आयशा ने क्वेश्चन पूछा कि सर ए जो न्यूक्लियोफाइल है इसने बजाय प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के कार्बोकैटाइन में क्यों अटैक किया। इसका जवाब है ऐसा करने से एरोमेटिसिटी रिस्टोर नहीं होगी और ये तो फिर एडिशन रिएक्शन ही हो जाएगा ना, ये तो वही हो जाएगा जो एल्कीन की जो एडिशन रिएक्शन होते थे, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, और ये प्राइवेट मैसेज में ना लिखें प्लीज, ये आप लोग एवरीवन में लिखें ताकि हम सब इसको पढ़ सकें आपकी चैट को। ये एक स्टूडेंट कहते हैं सर जैसे SN1 और SN2 होता है इसका नाम इसका नाम SE1 और SE2 हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि वहाँ SN1 SN2 तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर बायोमोलिकुलर होता है, यहाँ पे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये भी बायोमोलिकुलर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है इसका नाम। ठीक है, इसको EAS कहते हैं उस्मान, EAS इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब रियल रिएक्शंस पे आते हैं, असली रिएक्शंस के ऊपर। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन अभी बात की डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन until unless you have to add the Lewis acid, जैसे कि FeCl3 या AlCl3 या आयरन टेस्ट। अच्छा, अब ये आपके सामने रिएक्शन मौजूद है Cl2, लेकिन खाली Cl2 काम नहीं करेगा, आपको लुइस एसिड लेना पड़ेगा FeCl3, तो अब ये आपका बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह आप ब्रोमीन ले लें तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी बेंजीन की। अच्छा, एक बात मैं और ऐड कर दूं यहाँ पे ही, स्टूडेंट सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सर जब क्लोरीनेशन करनी होती है बेंजीन की, यानी Cl2 जब ऐड करते हैं मतलब यूज करते हैं तो हमें FeCl3 लेना होता है और जब Br2 ऐड करते हैं तो FeBr3 या AlBr3 लेना होता है। ऐसा कुछ रूल नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जो हेलोजन लेने उसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट लें। ठीक है ना, आपको कोई क्लोरीन से क्या लेना देना है, इस वाले क्लोरीन से FeC, आपको तो इस आयरन सेंटर से लेना देना है क्योंकि ये है असल लुइस एसिडिक सेंटर, तो इसलिए इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप ये सोचें सर क्लोरीनेशन है तो AlCl3 कैटलिस्ट होगा, अगर ब्रोमिनेशन है तो FeBr3 लुइस एसिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैंने असल में कहीं सुना था कि कुछ स्टूडेंट ऐसा कह रहे थे कि हमें ऐसा बताया गया है,
but it is not the real answer. बाकी रिएक्टिविटीज तो ठीक है, फ्लोरिनेशन, पिक्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। अच्छा, अब मैकेनिज्म देखते हैं, ये मेरा इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा। देखें, अगर आप बेंजीन एल्कीन की ब्रोमिनेशन का रिएक्शन रिकॉल करें, कितना सीधा सा रिएक्शन था, यानी पाई बॉन्ड ने अटैक किया था ब्रोमीन पे और दूसरा ब्रोमीन निकाल दिया था, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन बन गया था और फिर ब्रोमाइड ने उस कार्बोकेटाइन पे अटैक कर दिया था। यहाँ पे बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रोमीन पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। मोहम्मद उस्मान, मैं आपको आंसर देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन का पाई बॉन्ड ऐसे अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं होता। तो अब बेंजीन का पाई बॉन्ड तो न्यूक्लियोफिलिक हम बना नहीं सकते, वो तो जो है, जो उसकी फितरत है वो वही रहेगी, क्योंकि वो तो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, डीलोकलाइज्ड है, तो उसको तो हम नहीं न्यूक्लियोफिलिक बना सकते। हाँ, हम इलेक्ट्रोफाइल को मजीद इलेक्ट्रोफिलिक कर सकते हैं, यानी ब्रोमीन में, यानी जब एल्कीन की ब्रोमिनेशन होती थी तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल होता था, यहाँ पर भी ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन हम इस ब्रोमीन को मजीद इलेक्ट्रोफिलिक कर सकते हैं। पहले हम इसको लुईस एसिड से कपल कर देते हैं इस ब्रोमीन को, ताकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाए। तो जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो वो जो पुअर न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। देखिए, मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, आपको रिएक्शन कराना है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल भी आपका ताकतवर है और इलेक्ट्रोफाइल भी ताकतवर है, यानी स्ट्रांग है दोनों, तो अच्छा रिएक्शन होगा, जाहिर सी बात है। और अगर दोनों वीक है तो रिएक्शन ही नहीं होगा, कंपैटिबिलिटी की मसला आ जाएगा। और अगर एक पार्टनर रिएक्टिव हो जाए, चाहे न्यूक्लियोफाइल रिएक्टिव हो जाए या इलेक्ट्रोफाइल रिएक्टिव हो जाए, तब रिएक्शन तब भी हो जाता है। तो अब फिलहाल बेंजीन और ब्रोमीन कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि बेंजीन तो होता है लेस न्यूक्लियोफिलिक है और ब्रोमीन होता है इलेक्ट्रोफिलिक अच्छा है, लेकिन कंपैटिबल नहीं होगा बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ब्रोमीन को फर्दर रिएक्टिव बनाना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल को मजीद इलेक्ट्रोफिलिक करना पड़ेगा। हाउ कुड वी डू दिस? बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद द आयरन सॉल्ट सच एज Fe Br3 और FeCl3 व्हाटएवर, और Fe भी ले सकते हैं। तो अब देखिए, लिखा है वही बात, नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन आपने जब इसकी कॉम्प्लेक्सेशन कर दी है आयरन ब्रोमाइड के साथ, तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अच्छा, ब्रोमीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयरन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, यही चीजें रिक्वायर्ड होती है। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो न्यूक्लियोफिलिक होता है, जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो बड़ा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। ब्रोमीन ने अटैक किया आयरन पे और ये बॉन्ड बन गया। चूंकि ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, देकर बॉन्ड बनाया है, इसलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया, और आयरन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, लेकर बॉन्ड बनाया है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये चीज एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, मेटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ब्रोमीन ने एज अ लीगेंड सर्व किया है। लीगेंड मतलब जो न्यूक्लियोफाइल मेटालिक सेंटर में पेनिट्रेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर, उसको लीगेंड कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, या स्टूडेंट ये भी पूछते हैं, सर आयरन मेटल होता है और मेटल पे नेगेटिव चार्ज तो आता ही नहीं है, आपने दिखा दिया। तो भाई मैंने नहीं दिखाया, ये तो होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोई सेपरेट एनाइन नहीं है कि हम बोले जैसे ये आयरन पे नेगेटिव चार्ज कैसा आ गया। क्योंकि हमने ये पढ़ा ना कि भाई मेटल पे मेटल कैटाइन बनाते हैं, एनाइन तो बनाते नहीं है, लेकिन वो फ्री फॉर्म वाली बात होती है, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बहरहाल ये बनने के बाद इससे हुआ क्या, फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि ये अब बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। पहले अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, इतना अच्छा हो गया कि अब जो पुअर न्यूक्लियोफाइल है यानी बेंजीन, वो भी अटैक कर देगा इस पे, ठीक है। उसने इस पे अटैक किया तो ये आगे से ब्रोमीन टूट गया और आपका ब्रोमिनेशन हो गई। अच्छा, यहीं पे मैं एक और बात ऐड करूं अपने तजर्बे की बुनियाद पे। स्टूडेंट करते क्या है, ब्रोमीन का FeBr3 या FeCl3 या AlCl3 या आयरन डस्ट से रिएक्शन दिखा के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। वो फिर क्या करते हैं, यहां से बॉन्ड तोड़ते हैं अलग से और Br पॉजिटिव लिख देते हैं, जिसको हम ब्रोमोनियम आयन कहते हैं ना, और अकेला है और एक है, यानी उसके साथ आगे पीछे कुछ नहीं है, किसी के सराउंडिंग में नहीं है, तो हम उसको नेकेड ब्रोमोनियम आयन कहते हैं। तो नेकेड ब्रोमोनियम आयन पहले बनाते हैं और फिर बेंजीन का अटैक उस नेकेड ब्रोमोनियम आयन पे दिखाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। ब्रोमोनियम आयन नेकेड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता कि वो बगैर किसी के सहारे के मौजूद हो। तो आप हमेशा जब भी बेंजीन का अटैक दिखाएंगे तो आप इस कॉम्प्लेक्स पे ही दिखाएंगे, ना कि Br पॉजिटिव पे दिखाएंगे। ध्यान में रखिएगा ये बात। हो सकता है आपको किसी किताब में Br पॉजिटिव लिखा हुआ नजर आए, वो
अगर वो कॉन्सेप्चुअली लिख रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर समझाने के लिए लिख रहे हैं तो ठीक है। मतलब वो समझाने के सेंस में लिख रहे होते हैं कि वो बोलते हैं यार आना तो ब्रोमीन को ही है ना, तो ठीक है Br पॉजिटिव दिखा देते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्स्ट में बात लिखी भी होती है कि ये नेकेड ब्रोमिनमाइन सर्वाइव नहीं करता, लेकिन हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए दिखा रहे हैं। तो बजाय इससे पहले कि आप मेरे पास कोई रेफरेंस लेकर आए, आप पहले उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है आंसर वहीं मौजूद हो। एनीवेज, तो अब ये बन गया। उसके बाद डी लोकलाइजेशन आपने डिस्कस पढ़ी थी मुझसे, पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज, फिर यहाँ प्लस चार्ज। तो देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट प्लस चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऑल्टरनेट। ऐसा नहीं है कि 1-2 पोजीशन पे जा रहा है, 1-3 पे जा रहा है। तो ये 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स आपके पास बन गई हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। इसके बाद ये जो आपका ये है न्यूक्लियोफाइल, यानी जब ब्रोमीन पर अटैक हुआ था तो ये जो कॉम्प्लेक्स था ये रहा FeBr4, ये अटैक करेगा बेसिकली, इसका जो ब्रोमीन है वो अटैक करेगा इस H पे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एसिडिक स्पीशी है, साइक्लोपेंटाडाइनल कैटाइन, और बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो वापस बरकरार हो जाएगी, यानी रीस्टोर हो जाएगी। और आपके पास साथ में HBr और FeBr3 चूंकि कैटलिस्ट था तो वो रिकवर हो गया, HBr बाय प्रोडक्ट हो गई क्योंकि बेंजीन का H हटा है और Br आया है, ठीक है। तो जो दूसरा ब्रोमीन का Br था वो और बेंजीन का H, वो भी तो आपस में कुछ ना कुछ बॉन्ड करेंगे ना, तो HBr आपके पास बाय प्रोडक्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें लिखी है, ब्रोमोबेंजीन बन गया, HBr भी आ गया और कैटालिटिक FeBr3 जनरेट हो गया। अब फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि ये मोनो फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट पे इसको रोकना मुश्किल हो जाता है, और हमारे पास डाई फ्लोरिनेशन या फर्दर फ्लोरिनेशन यानी पॉली फ्लोरिनेशन इन जनरल कह सकते हैं, वो हम अचीव होती है। तो ये मतलब बताने का मकसद है कि सिंथेटिक यूटिलिटी नहीं है, कोई रियल में करने वाला काम नहीं है, ये फायदा नहीं है ना। मतलब आप किसी फायदे के लिए बंदा कोई रिएक्शन लगाता है, ऐसे तो नहीं लगाता बिला वजह, कुछ हासिल करना हो, कुछ अचीव करना हो, ठीक है। तो फिर ये मैस दे देगा आपको, एक मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। इन कंडीशन से देयर आर और भी कंडीशन होती हैं। आयोडीन आप यूज करें, लेकिन आयोडीन के साथ दूसरा मसला है कि वो उतना रिएक्टिव नहीं होता जब लुईस एसिड के साथ ट्रीट होता है। वैसे आयोडीन इटसेल्फ तो बड़ा रिएक्टिव होता है, तो आपको उसके साथ कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, जैसे नाइट्रिक एसिड है या आपका क्यूप्रिक आइन है Cu2+, ठीक है, कॉपर 2 आइन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो बहरहाल जब आयोडीनेशन हो जाती है, तो ये जो हमने बात की FeBr3 FeCl3 वगैरह की, वो ब्रोमिनेशन और क्लोरिनेशन के लिए थी बेसिकली। फ्लोरिनेशन न्यूट्रिशन नहीं होता, और आयोडीनेशन के लिए आपको लुईस एसिड यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूं ताकि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सके। मोहम्मद उस्मान कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन प्लीज बैकग्राउंड वॉइसेस का ख्याल कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आई हैव अलाउड। सर आयरन अनरिएक्टिव क्यों है? आयोडीन अनरिएक्टिव क्यों? नहीं, आयोडीन, मैंने कहा आयोडीन रिएक्टिव होता है लेकिन बेंजीन के साथ कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। मतलब आयोडीन इटसेल्फ तो रिएक्टिव है, लेकिन आयोडीन, देखें अब मेरी बात सुने, आयोडीन जो है एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल है। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है कि जब न्यूक्लियोफाइल आई पर अटैक करेगा तो दूसरा आई आसानी से निकल जाता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो आयोडाइड इज अ गुड लिविंग ग्रुप, लेकिन आयोडीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। और यहाँ पे हमें डुअल रोल चाहिए। अगर आप मैकेनिज्म पे फोकस करें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें। सबसे पहले ये ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल तो बाद में बना है, यानी बेंजीन अटैक कर रहा है ब्रोमीन पे, वो तो बात की कहानी है। सबसे पहले तो ब्रोमीन उल्टा अटैक कर रहा है लुईस एसिड पे, यानी ब्रोमीन पहले न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो कर रहा है, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स कर रहा है, फिर बाद में जब कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो फिर एज एन इलेक्ट्रोफाइल सर्व कर रहा है। तो यही स्टेप अगर आप I2 के साथ करते तो नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, उसका लोन पेयर जो है वो उतनी अच्छी आसानी से आयरन के साथ या किसी और मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं करता है। तो इसीलिए इसका थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, और इसका रूट डिफरेंट होता है, और इसका मैकेनिज्म इतना वेल अंडरस्टूड भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोले सर मुझे इसका मैकेनिज्म समझा दें, इसका मैकेनिज्म मिलेगा भी नहीं आपको कहीं, यानी किस तरह ये रिएक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, वेलकम। अच्छा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये दूसरा रिएक्शन है अब तक का बेंजीन की ब्रोमिनेशन के बाद। नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, ऑब्वियस बात है, नाइट्रोमाइन सोर्स के लिए, और सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिटिक अमाउंट में यूज करेंगे, ठीक है, कैटालिस्ट के तौर पे यूज करेंगे। अच्छा, ये 1 मिनट और किसी स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, आयशा जुनैद ने, नहीं, मोहम्मद उस्मान
पता नहीं किसने पूछा था, वो यील्ड की किसी ने बात पूछी थी मुझसे। यस सर, मैंने आपने पूछी थी? पूछा, क्या क्वेश्चन था वो? सर वो पूछा था क्लोरीन की यील्ड क्यों ज्यादा आती है। ये यस। अच्छा, अच्छा, रिएक्टिविटी का। नहीं देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो यील्ड हर दफा प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें रिएक्शन लगाने से पहले पता हो कि फला रिएक्शन की यील्ड ज्यादा, फला की कम। कुछ जगहों पे तो होता है, जैसे हमने एल्केन की रेडिकल हेलोजिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पे हमने कहा था कि ब्रोमीन सिलेक्टिव होता है, इसलिए अगर टर्शियरी सेंटर है तो ब्रोमीन जो है वो अच्छा आपका वो देगा, यील्ड देगा। लेकिन हर जगह ऐसा फिट नहीं होता। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम कुछ कोशिश करें प्रिडिक्ट करने की, तो मेरे ख्याल से हम इतना कुछ सेफली कुछ चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपका क्या ख्याल है? आप क्या किस बेसिस पे 90% को जस्टिफाई करेंगे क्लोरिनेशन में? रिएक्टिविटी लग रही है तो नहीं जैसे आपने नहीं, देखिए रिएक्टिविटी का ताल्लुक ना यील्ड से नहीं होता है, रिएक्टिविटी का ताल्लुक होता है काइनेटिक्स से, यानी कि कोई रिएक्शन कितना जल्दी प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, अब यस अगर एक रिएक्शन स्लो चल रहा है लेकिन यील्ड भी तो अच्छी दे सकता है वो, ठीक है ना? हाँ सर, प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। देखिए दो बातें होती हैं, एक कहलाता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और एक कहलाता है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो ये जो रिएक्टिविटी वाली बात है ना, ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती है, यानी कौन सा रिएक्शन तेज होगा कौन सा जल्दी होगा। अगर कोई स्पीशी बहुत रिएक्टिव है, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, एसिड क्लोराइड जो होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है, आपको मालूम है। इसमें जरा सा आपने पानी डाल दिया वो फौरन हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, यानी आपने एसिड क्लोराइड में पानी का कतरा डाला और वो टूट गया, तबाह हो गया, वो कुछ और बन गया। लेकिन ईस्टर में आप डालोगे पानी तो फौरन ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको पानी के साथ कोई एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप डालना पड़ेगा, हो सकता है आपको हीट भी करना पड़े। ये बात आती है सारी काइनेटिक कंट्रोल की। ठीक है, थर्मोडायनामिक कंट्रोल कुछ और चीज है, समझिए। ठीक है ना, कि वो स्लो काम होता है, लेकिन प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो जितनी ज्यादा बनती है वो बाद में वो देखा जाता है। ठीक है, तो अच्छा खैर, अब नाइट्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखें जो असल इलेक्ट्रोफाइल है ना वो NO2 पॉजिटिव है, जिसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। NO2 पॉजिटिव को नाइट्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा वहां पे ब्रोमिनेशन में ब्रोमोनियम आयन था असल इलेक्ट्रोफाइल, Br पॉजिटिव। वो अलग बात है कि Br पॉजिटिव सरवाइव नहीं करता या आप उसको इंडिपेंडेंटली शो नहीं करते, बजाय इसके आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही दिखा के रखते हैं, जो भी होता है आयरन या एल्यूमिनियम के साथ। लेकिन यहाँ पे NO2 पॉजिटिव आयन आप सेपरेट दिखा सकते हैं और दिखाएंगे। ठीक है, इससे ये इशारा मिलता है कि नाइट्रोनियम आयन इज समहाउ नॉट टोटली, समहाउ स्टेबलर देन Br पॉजिटिव। ठीक है, बल्कि समहाउ से मुझे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री समझ में नहीं, इज स्टेबलर देन ब्रोमोनियम आयन। क्या मैकेनिज्म है? अच्छा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही एसिड होते हैं, ठीक है ना, नाम से ही एसिड, दोनों में नाम में भी एसिड आ रहा है, पता भी है आपको। एक मैं आपको बात बताऊं, जब दो एसिड आपस में रिएक्ट करें तो जो ज्यादा एसिडिक होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, और जो कम एसिडिक होता है वो बेसिक बिहेवियर शो करता है, वो बेस बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड बमुकाबला नाइट्रिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड ही रहेगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड हालांकि नाम से एसिड है, लेकिन इस वक्त इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एज अ बेस रिएक्ट करेगा। तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से, या उल्टा कह लें सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन रिलीज करेगा नाइट्रिक एसिड को, और आपका बायसल्फेट आयन यानी सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस बायसल्फेट आयन या हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और नाइट्रिक एसिड प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। तो इस रिएक्शन से ना हमें एक सबक मिला, हमें सबक ये मिला कि दुनिया में ना कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है, रिलेटिव होती है। मतलब आपका कोई अगर दोस्त भी है जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, तो हो सकता है वो आपके लिए तो अच्छा है लेकिन किसी और के लिए बहुत ही बुरा हो। क्या ख्याल है? हो सकता है ना? सही बात। ठीक है ना, ये रिलेटिव बात होती है। और कोई अगर आपके लिए बहुत ही बुरा है, कोई शख्स जिसने आपके साथ बहुत गलत किया है, हो सकता है वो किसी के लिए बहुत ही अच्छा हो, रिलेटिव। तो किसी पे भी आप राय जो कायम करते हैं ना, वो आप अपने हिसाब से कर रहे होते हैं बेसिकली।
या एक दो आपने एग्जाम्पल देख ली तो आपने उस पर फिट कर दिया, लेकिन जरूरी नहीं है, आपको सारे पैरामीटर देखना पड़ते हैं यार कि उसने और क्या क्या किया है। तो इसी तरह नाइट्रिक एसिड को एसिड कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के सामने आएगा तो वो बेस बन जाएगी। अलबत्ता सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है इस पर्टिकुलर केस में, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के सामने भी मैं कोई ऐसा एसिड लिया हूं जैसे कोई सुपर एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड ही बेस बन जाएगा। तो ये चीजें रिलेटिव चलती हैं। बहरहाल तो आगे बढ़ते हैं। तो अब नाइट्रिक एसिड जो प्रोटोनेट हुआ, यानी प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, वो वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकलेगा इस मैकेनिज्म से। ये जो ऑक्सी एनाइन है वो यहाँ कोलैप्स करेगा और ये H2O निकल जाएगा, तो हमें ये NO2 पॉजिटिव, जिसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं, वो मिल जाएगा। ये है असल इलेक्ट्रोफाइल। इसकी ज्योमेट्री देख लीजिए, ये लीनियर होती है, लीनियर, ठीक है, माइनस 180 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है ONO बॉन्ड। यहाँ पे एंगुलर थी, जब ये किसी और के साथ कनेक्ट थी तो एंगुलर थी, यानी 120 डिग्री रफली 120 डिग्री, लेकिन अब 180 डिग्री हो गई। ये बात मैं स्पेशल फोकस इसलिए कर रहा हूं कि कभी कभी लोग नाइट्रोनियम आयन गलत बना देते हैं, वो ऐसा बनाते हैं, यानी यहाँ से मैं डिलीट कर दूं NO बॉन्ड, तो N फिर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O जो दूसरा ला रहे होते हैं ना, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल रखते हैं लोग, पता नहीं क्यों। जैसे ओजोन में होता है O3, ओजोन जो होती है ना वो बेंट होती है, वो एंगुलर शेप्ड होती है। अगर आपका ओजोन का स्ट्रक्चर जहन में है या गूगल कर लीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि ओजोन में जो ज्योमेट्री है वो बेंट है, नाइट्रोनियम में ज्योमेट्री लीनियर है, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होता है तो खैर बात कर ली। अब रिएक्शन होगा, बेंजीन का जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो बिल्कुल इस पे होगा और N पे अटैक होगा और आपके पास जो दूसरी कार्बन है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके बाद फिर वही होगा जो होता है, रेजोनेटिंग, डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स आप दिखा सकते हैं। हालांकि हम अटैक तो यही दिखा देंगे फ्यूचर में, लेकिन बहरहाल रेजोनेटिंग फॉर्म बनती है इसलिए दिखा दी। बाय बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो इधर प्लस चार्ज, यानी रेजोनेटिंग फॉर्म दिखाने का मकसद ये होता है कि ये स्टेबिलिटी बता रहे होते हैं कि कितना स्टेबल इंटरमीडिएट, ये क्योंकि इंटरमीडिएट है बीच वाला, और कितना स्टेबल है, जितनी ज्यादा रेजोनेटिव फॉर्म्स होती है उतना स्टेबल ज्यादा होता है। बहरहाल इसके बाद जो वाटर है, और ये वाटर कहाँ से आया, कुड यू टेल मी, किस स्टेज पे हमें वाटर मिला था? सर जब नाइट्रोनियम आयन बना था तब। एग्जैक्टली जब नाइट्रोनियम आयन बना था। तो वाटर एज अ बेस सर्व करेगा, बीटा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। बीटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव कार्बन अल्फा है तो फिर ये आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा और हाइड्रोनियम आयन आपको मिल जाएगा H3 पॉजिटिव। सर जी पूछे। HSO नेगेटिव क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। अच्छा वो आपने पूछ लिया। देखिए बायसल्फेट आयन वैसे तो बहुत ही बुरा न्यूक्लियोफाइल होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। वजह ये है चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जब वो H निकाल देगा तो जो उसकी कॉन्जुगेट बेस है वो वीक हो जाएगी। ये तो आपको पता होगा ना, एसिड बेस थ्योरी हमने पढ़ी भी होगी। यस तो अब नहीं सॉरी नहीं करें, आप सही कह रहे हैं, बायसल्फेट आयन होता तो वीक है, लेकिन चूंकि ये इंतहाई एसिडिक स्पीशी है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन, तो इस पे कोई माइल्डर सी बेस भी आएगी ना तब भी वो इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी प्रोटॉन को। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बिल्कुल बायसल्फेट अटैक करके ये H निकाल सकता है, हालांकि अमूमन नहीं निकालता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में निकाल सकता है। तो आप अगर बायसल्फेट से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, बिल्कुल सही है। वाटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, कॉम्पिटिशन है, वाटर मौजूद है, बायसल्फेट मौजूद है, तो प्रीफर किसको करें, वाटर को करेंगे ना, इसलिए, ठीक है। और बायसल्फेट वीक बेस होती है, ये आपको मैंने जस्टिफाई भी कर दिया है, कॉन्जुगेट बेस। ओके, अब सल्फोनेशन की बात करते हैं। SO3H आगे लगेगा और सल्फोनेशन के लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना होगा अलॉन्ग विद सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। और आप देखते हैं किस तरह रिएक्शन होगा। इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H पॉजिटिव है, यानी SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, उस पे H लगा दिया किसी एक ऑक्सीजन पे, तो हम इसको कहते हैं प्रोटोनेटेड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगी बात। अब देखें, सबसे पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोटोनेट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के हाथों, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एसिड होता है। तो ये आपका ये बन जाएगा सल्फर और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, इसने H पे अटैक किया और ये बन गया बायसल्फेट आयन, जो पहले भी बना था, और ये प्रोटोनेटेड सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। इसको यूं दिखा दें या हम एक और तरीका, शायद वो नजर आए, नहीं आ रहा, चले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, इस स्लाइड पे मौजूद नहीं है। ये आप पाई बॉन्ड यहाँ वापस बना दें तो सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दें
उस सूरत में O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी सल्फर पे प्लस चार्ज है, जब O पर हो जाएगा, यानी इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बन सकती है इस प्रोटोनेटेड सल्फर ट्राइऑक्साइड की। ठीक है, खैर बेंजीन जो है अब अटैक करेगा सल्फर पे, बिल्कुल करेगा, और वही होगा जो होता है हमेशा, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन बनेगा और इसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग फॉर्म्स दिखा देते हैं जिनको हम एरेनियमाइंस भी कहते हैं। और देखें, ये मोहम्मद उस्मान आपने शायद पूछा था, आप देखें आपके सामने, अब बायसल्फेट से इन्होंने दिखा दिया। अब क्यों दिखाया? क्योंकि अब आपके पास वाटर नहीं है, इसलिए दिखा दिया। तो आपको बात समझ में आई उस्मान? गुड, ठीक है, गुड। अच्छा देखिए, बस बन गई प्रोडक्ट आपकी। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया हमने इससे पहले नाइट्रोबेंजीन बनाया, और उससे पहले ब्रोमोबेंजीन बनाया या क्लोरोबेंजीन बनाया। अच्छा, सल्फोनेशन जो की है अभी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये रिवर्ट बैक भी हो सकती है। मतलब ये सारा गेम किसका है? टेम्परेचर का। आपने बेंजीन ली और सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड लो टेम्परेचर, यानी लो से मतलब है अप टू 80 तक आपने ट्रीट किया, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। लेकिन वही जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसमें वापस एसिड डालें और टेम्परेचर रेज कर दें, तो ये सल्फोनिक एसिड वापस निकल भी जाता है। यानी ये जो लेफ्ट टू राइट है, इसको कहते हैं सल्फोनेशन, और राइट टू लेफ्ट इसको कहते हैं डीसल्फोनेशन। ये दोनों पॉसिबल है, बस वो थोड़ा कंसंट्रेशन का डिफरेंस आएगा और टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा सल्फ्यूरिक एसिड की। अच्छा, ये फिर बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब हम बेंजीन की सल्फोनेशन करते हैं तो ये कोई सेफली हम नहीं कर रहे। बेसिकली हम हो सकता है कि थोड़ा सा रिएक्शन जो टेम्परेचर है उसको अगर हमने रेज कर दिया या कंसंट्रेशन लूज हो गई, तो ये वापस पीछे की तरफ भी आ सकते हैं, जहां से चले थे वहीं वापस आ जाए, या मिक्सचर बन जाए आपका। बाकी फिर ली शेटलियर प्रिंसिपल अप्लाई कर करके हम प्रोडक्ट तो हासिल बहरहाल कर ही सकते हैं। अच्छा, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रेडल और क्राफ्ट ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप आके लगेगा, और अगर एल्काइल लगाना है तो इसके साथ कोई लिविंग ग्रुप लगा होगा इनिशियली, यकीनन जो निकलेगा जब भी तो बेंजीन अटैक करेगा उसके ऊपर। ठीक है, लुईस एसिड लेना जरूरी होता है, वरना बेंजीन इतना न्यूक्लियोफिलिक होता ही नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर दे। और अगर लुईस एसिड ले रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, यानी जिस तरह आपने ब्रोमिनेशन में देखा था, Br2 ने लुईस एसिड पर अटैक करके कॉम्प्लेक्स बनाया था। नाइट्रेशन के अंदर नाइट्रिक एसिड ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाया था, और सल्फोनेशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके प्रोटोनेटेड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया था। यानी आपने एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर किया था बेंजीन के सामने पेश करने के लिए। ठीक है ना, यहां पे भी आप प्रिपेयर करेंगे बेंजीन के सामने पेश करने के लिए, यानी RX यानी हेलो एल्केन पहले लुईस एसिड से रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स देगा या एक इंटरमीडिएट देगा, फिर बेंजीन उस पर हमला करेगा। कैसे? लेट्स सी। एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड होता है। अच्छा, ये पहली दफा हम यूज कर रहे हैं, अब तक हम FeCl3 यूज कर रहे थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये लुईस एसिड होता है। क्लोरीन का लोन पेयर उसमें एंकर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, क्लोरीन अपना लोन पेयर, सॉरी